आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड पीटीसी 4th सेमेस्टर के यह गणित विषय का लेक्चर आज हम लोग इस 7वें वीडियो में, जो कि 9वें पाठ का चल रहा है, दो चर रैखिक समीकरण से संबंधित सवालों को पढ़ रहे हैं। हम इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लिए हैं, जिससे आपका दो चर रैखिक समीकरण पे 100% है, 2 क्वेश्चन बनाता है 4 नंबर में। तो आप सबके लिए नए नए सवालों को भी लिए हैं, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर सकें। और अभी पीछे जो भी आपका हमने कंसेप्ट केवल बताया है, पीछे जो भी टॉपिक छूटा हुआ है उन सारे पाठों का अलग से अभी वीडियो बनेगा। आपका सारे प्रश्नावली को सवाल को बनाएंगे। आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत से मत हार मानिए। हम लोग आप सबके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप सबके लिए जो भी जहाँ भी हो सकता है वीडियो के माध्यम से आप सबके लोग पास पहुँचा रहे हैं हम लोग। तो आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर देखें और साथ में, चूँकि आपको जब वीडियो देखेंगे हो सकता है आपको आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिल जाए। तो हर वीडियो में चूँकि आपको कुछ न कुछ टॉपिक मिलेगा, तो आप लोग वीडियो थोड़ा सा देखा करिए। और नोट्स भी आप नई बात मिलती है तो उसे नोट्स बना लीजिए और अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज हम लोग दो चर रैखिक समीकरण से सवालों को, और उसमें जानते हैं हम लोग। तो चलिए, आप सवाल आपके सामने दिख रहा है, आप ट्राई कीजिए, आप भी ट्राई करते रहिएगा। वीडियो को रोक करके 10-15 सेकंड तक रोकिए उसको, और एक बार ट्राई अपने मन से खुद से कीजिए, तब उसके वीडियो को देखिए। अगर आपकी सवाल फंस जा रहा है तो आप वीडियो देख लीजिए, और आ जा रहा है बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप वीडियो को रोक करके जो भी सवाल है पहले आप उसे खुद से ट्राई कीजिए। तो ट्राई करने पर चूँकि हमने आपको सारे मेथड को बता रखा है, आपका रिवीजन करवा रहे हैं इस पर, जिससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, और जब स्वयं हल कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, सवाल आपसे कह रहा है कि 3y बराबर दिया है x - 2, और इसमें एक और समीकरण दिया है कि 2x प्लस 5y बराबर अगर 15 है तो इसे हल कीजिए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, देखो दिया हुआ है समीकरण, तो आप इस x का इधर पक्षांतर कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3y और माइनस x आपका बचेगा उधर -2। हमने क्या किया, ये जो बराबर x दिया था हमने दाएं पक्ष में, इसे हमने उठा करके बाएं पक्ष में लाया। तो आपका जो 3y दिया था वैसे था, ये x इधर आ गया, -x हुआ, और इधर दिया हुआ है 2x और प्लस 5y बराबर आपका दिया है 15। तो समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। चलो, समीकरण तो हमारा बन गया, लेकिन हमने आपको बताया था कि अगर कभी दो चर रैखिक समीकरण दे दे और आपसे x, y, a, b, c, मतलब इस तरीके से अगर दो चर का मान पूछे, तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि उनके गुणांकों के किसी चर के पद को गुणांक को बराबर कर लीजिए, चाहे वो x का हो चाहे वो y का हो, तो आप बराबर कर लीजिए। आप जैसे ही बराबर कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा सरल हो जाएगा एक पद गायब करने में। तो यहाँ से अगर 1 और 2 को देखिए, तो ये x गुणांक यहाँ 2 है, इसमें कुछ नहीं है, 1 है। तो समीकरण 1 और 2 में x के गुणांकों को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं। जब हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 6y और -2x और बराबर हो जाएगा -4। तो ये हमारा एक नया समीकरण बन जाएगा, और वो हो जाएगा हमारा 3। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अब हमारा 2 और 3 को ध्यान से देखिए, तो 2 में x गुणांक 2 है और 3 में भी x गुणांक 2 है। अब ये दोनों गुणांक बराबर हो गए, तो आप क्या करेंगे, अब
समीकरण 2 को और समीकरण 3 को जोड़ लीजिए। आप समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आप देखिए तो ये 2x और 2x माइनस प्लस कट जाएगा, 6 और 5 ये दिख रहा दोनों 11 हो जाएंगे, मतलब 11y हो गया। और यहाँ से आपको 15 दिया है, -4 दिया है। अब 15 में -4 अगर जोड़ेंगे तो भैया वो 11 ही आएगा। अब 11y 11 के बराबर है तो 1y कितने बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, मतलब 11 से कट जाएगा तो y बराबर आपका 1 आ गया। अब y बराबर 1 आ गया तो इस y के मान को समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, 3 में, तीनों में से आप किसी में रख सकते हैं। तो जब आप 1 में रखेंगे इसको तो यहाँ से देखिए 3 गुणे 1 है माइनस x बराबर -2 है, तो ये हो जाएगा 3 1 का 3, इधर उसको भेज दीजिए तो 3 और ये 2 इधर आ जाएगा और x उधर भेज दीजिए तो x बराबर आपका आ गया 5। तो इस तरीके से आपका x का वैल्यू आ गया 5 और y का वैल्यू आ गया 1 आ गया। अब आप इसका प्रूफ भी कर सकते हैं कि हमारा ये जो रैखिक समीकरण दिया गया है क्या यह सही है कि नहीं, जांच कर सकते हैं। अब आपने जो x का वैल्यू निकाला है इस x के वैल्यू को और इस y के वैल्यू को उठा करके जो आपका मूल समीकरण दिया है उसी में रख दीजिए। जब आप रखेंगे तो y बराबर 1 रखेंगे यहाँ पे तो 3y हो जाएगा ये, और x बराबर 5 रखेंगे तो 5 में से 2 गया 3 हो गया, तो इधर भी 3 आ गया, इधर भी 3 आ गया, बराबर हो गया। तो इस तरीके से आपका जो समीकरण का मान दिया गया है यह x और y का मान 1 और 5 जो आया है यही समीकरण दिए गए समीकरण के मान हैं। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और एक नया सवाल ले लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट के है लेकिन बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये आपका, एक नई चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा इसमें। देखिए इसमें कहा है कि y अक्ष का छेदन बिंदु बताइए। छेदन बिंदु मतलब उसका प्रतिच्छेद करने वाली, मतलब जहाँ पे रेखा काटेगा। एक इसमें आपको रेखा दिया है उसका समीकरण दे दिया है, तो रेखा का जो समीकरण दिया है वो क्या दे रहा है ध्यान से देखिए, 4x + 6y बराबर दिया है 10 दिया हुआ है, दिख रहा है आपको 4x + 6y बराबर 10। अब उसने कहा है कि y अक्ष का छेदन बिंदु बताइए क्या होगा, अर्थात वह कौन सा बिंदु होगा, अर्थात बिंदु का निर्देशांक होगा जो y अक्ष पर इसे प्रतिच्छेद करेगा। तो ऐसा कंडीशन दे तो आपको एक चीज़ बता दें कि हमेशा जो y अक्ष होता है, y अक्ष पे जो किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है अर्थात भुज जो होता है 0 होता है। भुज का 0 का मतलब जैसे किसी बिंदु का निर्देशांक x, y है तो उस पर x निर्देशांक हमेशा 0 होता है। पॉइंट को नोट करेंगे और समझेंगे, y अक्ष पे अगर कोई बिंदु स्थित है तो ध्यान रहे उस बिंदु का जो आपका x निर्देशांक होगा वो सदैव 0 होगा। अगर कोई बिंदु y अक्ष पे स्थित होगा तो उसका x निर्देशांक 0 होगा, और x अक्ष पे होगा तो उसका y निर्देशांक 0 होगा। आप ऐसा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे x बराबर 0 हो गया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि y अक्ष पे अगर कोई बिंदु आएगा तो उसका x निर्देशांक 0 होगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप x का बराबर जो 0 है यही x बराबर 0 उठा के यहाँ पे रखेंगे। तो x बराबर आप 0 रखेंगे। क्लियर हो गया कि x बराबर आप 0 क्यों रख रहे हैं, हम एक बार फिर से बता दें। x बराबर 0 आप इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसने कहा है कि y अक्ष का छेदन बिंदु का निर्देशांक बताओ। मतलब एक कोई रेखा है वो ऐसे जा रहा है, अब वो y अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो ध्यान रहे उस बिंदु का निर्देशांक अगर वो y अक्ष पे होगा तो उसका रूल कहता है कि y अक्ष पे कोई भी बिंदु अगर स्थित है तो उसका x निर्देशांक हमेशा 0 होता है, अर्थात x बराबर 0 हो जाएगा। अब x बराबर 0 हो जाएगा तो आपका x बराबर 0 इसी में रख दीजिए। तो यहाँ पे आप जब रखेंगे तो 4 गुणे 0 और 6y बराबर 10। अब ये तो 0 हो गया, 4 का गुणा 0 हम करेंगे 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है।
अब आपका बचा है ये 6y, तो 6y जो होगा वो 10 के बराबर है, तो y बराबर हो जाएगा 10/6। और आप इसे जब काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, तो ये आपका आ जाएगा 5/3। तो y बराबर 5/3 आपके दिए हुए रेखीय समीकरण का हल हो गया। अब आपका जो बिंदु आएगा y अक्ष पे, जो आपका जो बिंदु आएगा, मतलब y अक्ष पर जो बिंदु होगा वो हो जाएगा 0,5/3। और आपके दिए हुए सवाल का यही आंसर हो गया। मतलब y अक्ष पे जो बिंदु आएगा वो 0,5/3 होगा, अगर ऐसा राशि समीकरण दिया होगा। अब आप इस पे एक आध दो सवाल मन से बनाइए और उसे रिवीजन कीजिए। तो हम इस पे और आधारित और प्रश्न लेंगे, अभी आगे हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें ले लेंगे आपका रिवीजन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, और एक नया सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है। इस सवाल में कहा गया है कि एक समीकरण दिया है, वो समीकरण है 2x - 5y = 9, मतलब 2x - 5y बराबर 9 के हैं, बराबर 9 के हैं। तो कहा है उसने x और y का जो मान संतुष्ट करेगा वह कौन सा होगा। ये ऑप्शनल सवाल है आपका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बढ़िया लगा, हमने आपको ले लिया। और इसमें ऐसा सवाल भी दे भी सकता है आप सेक्शन में। तो एक समीकरण इसमें दिया गया 2x - 5y बराबर 9 में, और इसमें कह रहा है कि x और y का जो मान इसे संतुष्ट करेगा वह कौन सा मान होगा, बताइए। तो ऑप्शन इसमें दिया है, पहला ऑप्शन दिया है, पहले ऑप्शन में दिया है x बराबर 5 y बराबर 2, दूसरे ऑप्शन में दिया है x बराबर -5 y बराबर -2, तीसरा ऑप्शन दिया है x बराबर 2 y बराबर 1, चौथा ऑप्शन दिया है x बराबर -2 y बराबर 1। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और चारों ऑप्शन में आपसे कहा है इसमें बताइए कौन सा सही है। तो ऐसा जब कभी सवाल दे, चूँकि 2 समीकरण तो दिया नहीं है कि आप हल करके निकालेंगे, तो आप बारी बारी से x और y का मान रखेंगे, और जिस मान पे बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाएं वही मान उसे संतुष्ट करेगा। तो देखिए, जैसे हम पहले लेते हैं x बराबर 5 रख देते हैं, y बराबर 2। तो जब यहाँ पे 5 रखेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ 5 रखेंगे 5 दूनी 10, और यहाँ 2 रखेंगे 5 दूनी 10, ये 0 हो गया। यहाँ पे 0 आ गया, y 9 है, तो मतलब ये तो पहले बार संतुष्ट करने वाला नहीं है। मतलब पहला x बराबर 5 y बराबर 2 इसे समीकरण संतुष्ट नहीं करेगा, चूँकि दोनों पक्ष बराबर नहीं हो रहे हैं। अब दूसरा दिया है x बराबर -5 y बराबर -2, तो x बराबर -5 रखेंगे 5 दूनी 10 -10, और 5 दो दूनी +10 हो जाएगा ये। अब ये भी संतुष्ट नहीं करेगा, 0 हो गया। अब x बराबर 2 रखे, y बराबर 1। अगर x बराबर आप 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे तो x तो 2 दूनी 4 हो गया, y बराबर 1 रखेंगे 5 1 का 5, तो 4 5 गया -1। बाएं पक्ष में -1 आ रहा है, दाएं पक्ष में 9 आ रहा है, ये भी इसे संतुष्ट नहीं करेगा। अब लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है आपका x बराबर -2, तो जब x बराबर -2 रखेंगे तो आपका हो जाएगा -4, क्योंकि यहाँ पे x 2x है, और x मान -2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 -4, और फिर ये माइनस है। अब यहाँ से y की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ 1 रख दीजिए आप, तो 5 1 का 5 + 5 हो गया आपका। तो ये आपका आ गया, सॉरी, यहाँ से आपका जो आंसर होगा, तो यहाँ से आपको x बराबर 2, देखिए तीसरा मान जो दिया गया x बराबर 2 रखे, यहाँ प्लस में था, सॉरी थोड़ा मिस्टेक था, तो 2 दूनी 4 5 1 का 5, तो यहाँ से आपको x बराबर 2 और y बराबर 1, ये दोनों आपके मान होंगे, अर्थात x बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 1 इस दिए हुए मान को संतुष्ट करेंगे, जो कि आपके दिए हुए समीकरण का हल होगा। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ प्लस पे होगा, बाकी आपने मान संतुष्ट इसे नहीं करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल है। अगला सवाल आपके सामने, ये सवाल कह रहा है C का कौन सा मान है जिसके लिए
cx प्लस 3y बराबर हो जाएगा c-3 और अगला दिया है 12x प्लस cy बराबर c। तो ये आपका दो समीकरण दिया है। पहला है cx प्लस 3y बराबर c-3 और दूसरा है 12x प्लस cy बराबर c। तो कह रहा है इसमें c का कौन सा मान रखें कि इसके अनेक हल हों। तो आपने इसके पहले वाला अगर वीडियो देखा होगा तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि सर जी ऐसे बताए थे, और यदि नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो पर जाइए, अर्थात इसके 9वां लेसन के 6वें पार्ट में जाइए। हमने वहाँ पे इसका कंसेप्ट भी बताया है कि अगर दो रैखिक समीकरण दिया है तो दोनों रैखिक समीकरण के लिए उसका जो अनेक हल होगा उसके लिए क्या कंडीशन होता है, इसके लिए हमने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया है। तो यहाँ से देखिए हमने आपको बताया था कि अनेक हल होगा अगर कोई रैखिक समीकरण हो और उसके लिए अनेक हल कहें, तो हमने आपको बताया था a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ये कंडीशन होता है अगर दो रैखिक समीकरण दिया है तो उसके अनेक हल के लिए ये आपका कंडीशन होता है। मतलब ये होता है कि उनके x के गुणांकों का अनुपात बराबर होता है y के गुणांकों का अनुपात बराबर होता है अचर पदों का अनुपात। तो इस तरीके से दिखाएंगे। तो यहाँ पे x गुणांक देख लीजिए, तो इसमें x गुणांक c है तो ये आपने लिखा c, इसमें x गुणांक 12 है तो c/12 हो गया बराबर। यहाँ पे y का गुणांक है 3 और y का गुणांक है c और बराबर यहाँ पे लिखेंगे c-3 अपान c हो गया। क्लियर। अब आप इन तीनों में से किसी को 2 के बराबर दिखा के आसानी से मान निकाल सकते हैं। तीनों मान में आंसर वही आएगा। आप सोचिए मत कि हम ये हल करें या ये हल करें, किसी को लेकिन कोशिश कीजिए जो आपको सरल लगे उस बीच से हल कीजिए आप। तो सरल तरीका होना चाहिए, आपको कठिन थोड़ा होना चाहिए। मैथ में कठिन बना के करिए आपसे, तो कि सरल होना चाहिए हमारा। तो सरल तरीके से हल करने देखो आपका ये पद आपको बराबर दिख रहा है तो ये सरल आपको मिल जाएगा। तो c का आप देखोगे इसे c/12 बराबर 3/c और आप चाहते हो तो c/12 बराबर c-3/c को भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका गुणा करो, c आप गुणा करेंगे तो यहाँ से भी आपका हो जाएगा, ये थोड़ा सा द्विघात समीकरण बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। क्या और यहाँ से जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा c गुणा c² और 12 × 36 हो गया। अब जो c² का वैल्यू है वो 36 के बराबर हो रहा है। तो जब c² का वैल्यू 36 के बराबर हो रहा है तो c बराबर कितना होगा, तो 36 का वर्गमूल और 36 का वर्गमूल प्लस और माइनस के साथ होगा। चूँकि हमने आपको पहला दूसरा लेसन वर्गमूल घनमूल पढ़ाया था, उसमें आपको समझ में आया होगा और आप आता भी आपको। तो इस तरीके से c के यहाँ पे 2 मान होंगे, एक तो +6 होगा और एक -6 होगा। ये दोनों मान अगर हम उसमें रखेंगे तो जो आपका दोनों समीकरण दिया है cx + 3y बराबर c-3 और 12x + cy बराबर c, ये दोनों के समीकरण के जो मान होंगे वो अनेक हल होंगे। अर्थात इस समीकरण का अगर अनेक हल आपको प्राप्त करना है तो c का मान +6 या -6 इसमें आप रखेंगे। ठीक, हमने आपको इसमें बहुत सारा सवालों को बताया और बहुत ही अच्छा सवाल है, आपसे पूछ भी लेता है एग्ज़ाम में। तो आप आशा है कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर इस तरीके से अब सवाल मिलेगा तो आप ज़रूर उसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए एक और सवाल है और ये लास्ट सवाल रहा आपका इस वीडियो में। अच्छा सवाल है। तो सवाल को दिया हुआ है, ये दिया गया है 3/x प्लस 4/y बराबर 8 के है और ये दिया है 5/x प्लस 6/y बराबर 13 के है। तो आपसे पूछा है इसे हल करो, अर्थात इसमें x y का मान निकालो। अभी हम आपको इसको पहले वाले वीडियो में एक सवाल इस पर बताए भी थे। तो चलिए अगर ऐसा सवाल कभी दे तो हमने आपको बताया था। अब आप यहाँ पे चूँकि देखिए 1/x जो आपका चर है वो बटा में है, तो 1/x को मान लीजिए a और 1/y को आप मान लीजिए b। 1/x को आपने माना a
और 1/y को आपने मान लिया b। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये जो 3/x दिया है तो 3 में 1 छिपा है, तो अर्थात 1/x मतलब आपका a हो जाएगा। तो यहाँ से आप जब लिखेंगे तो 3a + 4y = 8 हो जाएगा। ये कहाँ से आया, चूँकि देखो 1/x ये आपका 1 है, यहाँ पे 1 मान सकते हैं आप, तो 1/x ये पूरा तो आपका बन गया a, तो a का वैल्यू बन गया, यहाँ से 3 आ गया तो 3 है। ऐसे यहाँ से देखेंगे 1/y, देखिए ध्यान से, ये ध्यान से अगर देखिएगा तो 1/y आपका बन गया b, तो ये 4 है तो 4b हो गया यहाँ। ऐसे इसमें देखिए 5 है तो 5 तो आप पहले से लिख दीजिए। अब 1/x है, ये 1/x मतलब a है, प्लस अब आपका दिया है 6/y है तो 6 को तो ऐसे लिखिए। अब ये 1/y हो गया तो आपका b हो गया और बराबर आपका 13 हो गया, समीकरण 2। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कुछ जी। ये आपका पकड़ लिया द्विचर रैखिक समीकरण का रूप, जिसे आप विलोपन या प्रतिस्थापन से हल करते हैं। तो आपको जो विधि समझ में आया होगा, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन दोनों में से किसी एक को हल कीजिए आप। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप गुणांक बराबर करेंगे। तो गुणांक बराबर करने के लिए क्या करेंगे आप, 1 में कर दीजिए 5 से गुणा, 1 में कर दीजिए 5 से गुणा, और 2 में कर दीजिए 3 से गुणा। क्योंकि 5 का a का गुणांक बराबर हो जाए तो 5 × 15a और प्लस 5 × 20y, 20b हो जाएगा, ये b हो जाएगा ना आपका 20b हो गया, बराबर 5 × 8 = 40, समीकरण 3 हो गया। अब इसमें 3 से करेंगे तो 3 × 5 = 15a, 3 × 6 = 18b और बराबर 13 × 3 = 39 हो गया, आपका समीकरण 4 बन गया। तो a 3 और 4 आपका बन गया यहाँ से। अब यहाँ से आप 20 में से आप घटाएंगे, इसमें से 3 में से समीकरण जब 4 को घटाएंगे तो 15 तो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो 20b में से 18 भी घटाएंगे तो कितना आएगा, 2b आएगा। तो 40 में 39 गया 1 हुआ, तो यहाँ से b बराबर आपका 1/2 हो गया। ठीक, अब आपका v का वैल्यू आ गया। अब आप क्या करेंगे, a का वैल्यू निकाल लीजिए। तो a का वैल्यू कहाँ से आएगा, आप समीकरण 1 से चल लीजिए। तो यहाँ जब चलेंगे आप यहाँ से तो रखेंगे 3a प्लस, तो 4 गुणा b दिया है तो b का मतलब 1/2 हो गया, बराबर 8। तो 2 दूनी 4 हो गया, तो 3a + 2 बराबर 8। तो 3a बराबर आपका हो गया 6, तो a बराबर आपका आ गया 2, चूँकि 3 दूनी 6। तो ये a का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, b है तो b का वैल्यू आपने 1/2 माना है, और यहाँ से b का वैल्यू 1/y के बराबर है। तो ये b जो है 1/y के बराबर होगा तो 1/2 हुआ। अब y बराबर आपका आंसर आ जाएगा 2, ये आ गया y बराबर 2। और a बराबर आपका दिया है तो x बराबर आपका आ जाएगा 1/2, और यही आपके सवाल का आंसर हुआ। और आपको समझ में भी आया होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके, ये जो आपका x बराबर 1/2 आया, तो चूँकि आपने x को देखो a बराबर आपने 1/x माना है, तो जब यहाँ पे आप रखेंगे x a बराबर वहाँ 2 दिया है, तो a का स्थान पे 1/x रखेंगे तो x वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 यहाँ से आएगा। तो चलिए, आज ये सवाल आज का ख़त्म हुआ, और आज अपने टॉपिक को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ, नया टॉपिक मतलब कुछ नए क्वेश्चन के साथ, और नए विचार के साथ, नए कंसेप्ट के साथ कुछ नए क्वेश्चन भी रहेंगे, जिसमें आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। आप पढ़ाई करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।